हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आप लोगों के मांग के अनुसार आज मैं सोशल साइंस का जी 10th का सोशल साइंस का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोगों के मांग के मुताबिक। ठीक है, तो हमारा आज का 1 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों पूरा सेशन से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। और आप लोग साथ में एक बात बता दूं कि बताते चलिए कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का और शॉर्ट चाहिए कि नोट चाहिए, और या फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये सब बताते रहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है आने वाला है वो हमारा यूरोप महादेश में आने वाला है। ठीक है, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बड़े भैया, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो जान लीजिए कि बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। किसका किया गया था? बुर्बो वंश का। ठीक है बड़े भैया, किस वंश का? तो बुर्बो वंश का। ठीक है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जी बिल्कुल एक के बार में अट जाएगा। ठीक है, एक के बार में दिमाग में खोपड़िया में बैठ जाना चाहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तब मेजनी का संबंध जो है ना कार्बोनरी संगठन से है। ठीक है, मेजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनरी संगठन से। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से है। चलिए प्यारे भाइयों, उसके बाद है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कर रहा था एक को देश जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन में अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया दे देगा और ऑस्ट्रिया देगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया दूसरा है और ऑस्ट्रिया दूसरा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर? 5 नंबर। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ जो है 2020 और 2022 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? दोस्तों अब की बार 95 पार, एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहे बस। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो जान लीजिए कि विक्टर एमोनियल जब काउंट काबूर को नियुक्त किए थे उस पद का नाम था प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी, 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो 2012, 14 और 19 3 साल पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी नाविक था। क्या था? नाविक, नैया चलाने वाला। ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। बहुत बढ़िया। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? देखिए 2014, 16 और 22 ये 3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद है कि जाल्वेरिन कैसी संस्था है? जाल्वेरिन जो संस्था थी ना वो कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है। कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था को पहले जाल्वेरिन कहा जाता था। ठीक है, जाल्वेरिन। ठीक है, उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो देखिए 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रक्त एवं लौह की नीति जो दिया था उसका नाम था बिस्मार्क। क्या था? बिस्मार्क नाम था। ठीक है, किसका नाम, कौन सा नाम है? तो बिस्मार्क है। रक्त एवं लौह का नीति किसने दिया? तो बिस्मार्क ने दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट 1871 में। ठीक है, देखिए 2020 में, 2021 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि की स्थापना हुआ था। ठीक है, कब हुई थी फ्रैंकफर्ट संधि? तो 1871 में हुई थी। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रखना है यूनान का। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद 12 नंबर कह रहा है कि नेपाल्स की क्रांति कब हुई? नेपाल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 ईस्वी में। ठीक है, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन
कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के अनुसार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए और एक एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक दबाना ना भूलें एकदम। देखिए सब्सक्राइब जो है लाल होता है ना लाल, तो देखिए दबा दीजिएगा ललका, तब मन हो जाएगा हल्का। ठीक है, कोई को ठेंगा मतलब लाइक दबा दीजिए। देखिए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था तो 1832 में। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, मतलब आज़ाद यूनान को? तो 1832 ईस्वी में। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने किया था। कौन किया था? हीगेल। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? तो हीगेल ने किया था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। ठीक है, और एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की एवं रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, तुर्की एवं रूस के बीच में हुआ था, याद रखना है 1829 में और तुर्की एवं रूस के बीच। एड्रियानोपुल की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की एवं रूस के बीच 1829 में हुई थी। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कह रहा है सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था ना, तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है, सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो हंगरी पर न पूर्ण आधिपत्य था, मतलब पूरा अधिकार था। किसका? तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है प्यारे भाइयों, तो हंगरी पर किसका? तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने? तो रूस ने कुचल दिया। प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब की बार 95 पार। ठीक है, अब की बार 95 पार, तो अभी से ही लग जाना है, छोड़ना नहीं है। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। चलिए देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, सन 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच, यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था जिसका नाम सेडोन दिया गया था, और प्रसा और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, और कहाँ पर? तो सेडोन में। ठीक है, सेडोन का युद्ध कहा गया उसे। बहुत बढ़िया, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था सेडोन, और कहाँ पर हुआ था? सेडोन में। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध जब खत्म हुआ था तब जर्मनी का युद्ध एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, सेडोन का युद्ध खत्म हुआ और लगले जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। 1870 में हुआ था सेडोन का युद्ध, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, और कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि यंग यूरोप की स्थापना कौन था? संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक जो था ना, मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ठीक है, मेजनी था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 24 नंबर। क्या नंबर? 24 नंबर। चलिए देखते चलेंगे हम लोग, पूरा एकदम सेशन को एकदम कंप्लीट करते, एक के बार में याद करते, दिमाग में बैठा के एकदम खोपड़िया में उतार लेना है। चलिए देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप जो है ना, उसका मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को क्या कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद रखना है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था ना, 1815 ईस्वी था। ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो एकदम बिस्मार्क था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति कौन दिया था? बिस्मार्क दिया था। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार भी बिस्मार्क था। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण का जो है स्थापना किया गया था, और साथ में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद। ठीक है, सेडोन का युद्ध के बाद। और सेडोन के युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और
प्रसा के बीच में। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सेडन में हुआ था। ठीक है, याद रखना है हमको, ये सब बात एकदम विवेक पॉइंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? कहने का मतलब संबंध नहीं है। तो जान लीजिए कि मेजनी का संबंध है, काबूल का संबंध है, गैरीवाल्डी का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो जान लीजिए कि किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र का। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र का शासन जो है स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन? तो संवैधानिक राजतंत्र शासन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। ठीक है, अब बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण स्थापित हुआ था। और कब हुआ था? तो सेडन के युद्ध के बाद हुआ था। सेडन के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। कब लड़ा गया? तो 1870 में। कहाँ लड़ा गया? तो सेडन में। ठीक है, याद रखना है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? कहने का मतलब कौन व्यक्ति है जो योगदान दिया था? तो देख लीजिए, मेजनी, काउंट काबूल और गैरीवाल्डी, इनमें से सभी दिए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेजनी दिया था, गैरीवाल्डी दिया था, काउंट काबूल दिया था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेशन में बताइए हमको। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग चाहते हैं 450 प्लस नंबर आए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एकदम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर 22 चैप्टर आप लोगों को और सभी प्रकार के मॉडल सेट का जो है एकदम झक्कास तैयारी कराया जाएगा प्यारे भाइयों। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जी नहीं, आप लोगों को नोट्स चाहिए ना? नोट्स चाहिए ना? तो चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा। PDF चाहिए तो चलिए, तो दोस्तों हम लोगों को आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद सर्च मार देना है स्टडी सिलेबस। क्या मारना है? स्टडी सिलेबस। एकदम स्टडी सिलेबस डालिएगा और प्रवीण कुमार, क्या प्रवीण कुमार, एकदम इतना डालने के बाद सर्च में मार दीजिए। सर्च में मारने के बाद देख लीजिए मेरा नेट बंद है। तो दोस्तों नेट खुल चुका है और हम लोग सर्च मार दिए। सर्च मारने के बाद देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आएगा। कैसा? तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको जो है टच कर देना है। क्या करना है? इसको टच कर देना है। टच करने के बाद आप लोग कहाँ जाइएगा, ये भी मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। तो देखिए, आप लोग क्लास 10th वाले हैं। अगर क्लास 10th वाले के सिवाय 12th का चाहिए, 11th का चाहिए, या एयरफोर्स, नेवी, NDA, IIT, JEE सब चाहिए, तो आप लोग इसमें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, और देखिए यहाँ पर हो गया आप लोगों का क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा प्रचार आएगा, तो बंद पर मार दीजिए। बंद पर मारने के बाद देखिए एकदम, देखिए यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। देखिए साइंस आ गया, विज्ञान, यहाँ आ गया हिंदी, यहाँ आ गया मैथ। ठीक है प्यारे भाइयों, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ आ गया सोशल साइंस, और यहाँ आ गया संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सभी का जो है यहाँ पर PDF दे दिया गया है। तो आप लोगों को अगर डाउट हो तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। सोशल साइंस जो अभी है चल रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए खुल गया। ठीक है, खुल गया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ चैप्टर का नाम दे दिया गया है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद देखिए, इसको खुलते ही आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव एकदम मिल जाएगा टनाटन। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग आइए यहाँ से अपना अपना PDF डाउनलोड करके एकदम टनाटन रूप से ले जाइए। ठीक है प्यारे भाइयों, एकदम बिना गलती किए। देखिए यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर दे दिया गया है। तो आप लोग आइए डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ायदे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इतना ही के साथ
फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।